हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है सोच के ऐसे छोड़ मत देना कि अरे ये तो बाद में कर लेंगे। इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है और मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, इसका कुछ पार्ट आपने पहले किया हुआ है, लेकिन मैं अज्यूम करूँगा कि आपको वो नहीं आता है। मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा। टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा धीरे नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाएंगे, सबको समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है? पाइथागोरस चाचा ने एक प्रॉपर्टी डिस्कवर करी थी राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है, ये वाली, एक ट्रायंगल में 3 साइड होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। बहुत लोग इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बोला कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो हाइपोटेन्यूस होगा ना, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू जो बाकी दो साइड्स है ना, उनके स्क्वायर का सम। नहीं समझे? तो वो बोल रहा है कि ये जो साइड है एसी हाइपोटेन्यूस, उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये जो साइड है ए बी और बी सी, दोनों के स्क्वायर का सम। ऐसे मत लिख देना ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर, ये गलत है। ये नहीं बोल रहा वो बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इरेज कर देता हूं, यहाँ पे अलग होता है दोनों। तो जैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, उसमें 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू बाकी दो जो साइड बचे हैं ना, उनके स्क्वायर का सम। ये है पाइथागोरस चाचा का थ्योरम। ठीक है, अब इसका एक एप्लीकेशन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब समझ में आ रहा है ना, 3 एक जैसे लोग होंगे तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं ना। 3 लोग सेम दिखते हैं तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे ट्विन्स होता है ना, 2 लोग सेम दिखते हैं, वैसे इसमें सेम नहीं दिखते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 की जोड़ी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी 3 नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? जो भी नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो कोई भी 3 नंबर ले लो। लेट से मैंने लिया 3 4 5, कोई भी 3 ले सकते हो। ठीक है, 3 4 100 भी ले सकते हो। इसमें इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोला जाएगा? जब इसके हाईएस्ट साइड 3 4 5 में हाईएस्ट कौन है? 5, उसका स्क्वायर लेने का। 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। ठीक है, और जो दो छोटे साइड्स है ना, उनके स्क्वायर का सम लेने का। तो छोटी साइड है 3 स्क्वायर और दूसरी है 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 प्लस 16 होता है 25। दिख रहा है? ग्रेटेस्ट साइड जो था 5, उसका स्क्वायर किया तो इट इज इक्वल टू जो छोटे दो साइड्स बचे उनके स्क्वायर का सम। देखो 25 25। जब भी ऐसा होगा तो आप बोलेंगे कि ये जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बहुत ही ईजी है। कैसे चूज करने का? सबसे बड़ा वाला नंबर लेने का, हमेशा बड़े वाले नंबर का स्क्वायर निकालने का, फिर जो दो बचे, दो ही बचेंगे ना 3 में से, वो दोनों के स्क्वायर्स का सम कर लेने का। अगर ये दोनों सेम आया तो ट्रिपलेट, नहीं आया तो नॉट अ ट्रिपलेट। ठीक है, अब इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। दिख रहा है यहाँ पे, स्क्वायर इज इक्वल टू एक और स्क्वायर प्लस एक और स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा है हाईएस्ट नंबर हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर आने वाला है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का लेंथ ही आएगा। ये वाली जो साइड है ये दोनों से बड़ी ही होगी, इसलिए ये नंबर सबसे बड़ा आएगा। तो दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो एग्जैक्ट सेम पाइथागोरस थ्योरम ही आ रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है इसीलिए इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों? क्योंकि 3 नंबर्स की जोड़ी है। देखो 5 3 4, यहाँ पे 3 4 5, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, उसको 3 4 5 बोलो, 5 4 3 बोलो। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब भी ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है। और अगर ये प्रॉपर्टी वर्ड्स में लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर ये है, देखो ये तीनों में, उसका स्क्वायर इज मतलब इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स 3 and 4। तो कैसे बोलेंगे? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर
इक्वल है, इसीलिए 3 4 5 जो दिया था इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, तो क्वेश्चन में ये रीजन लिखने पड़ेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, मस्त इजी समझते हैं। 6 क्वेश्चंस दिए, इसके ऊपर प्रैक्टिस है 2.1 में। प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अपने को पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे विथ रीजन बोला है तो रीजन लिखना पड़ेगा। जो मैंने बताया था ना, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, वो रीजन लिखना पड़ेगा अगर ट्रू है तो यही यूज करके फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 354। पहले रफ में बता देता हूँ कैसे करेंगे। 354 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो हम लोग लिखेंगे भाई 5 स्क्वायर कितना आता है, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25, इसको नंबर दे देंगे 1। फिर दूसरा क्या है देखो, 5 यूज़ कर लिया, बाकी दोनों छोटे 3 और 4 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की जगह 9, 4 स्क्वायर की जगह पे 16, 4 4 सा 16 होता है, 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 होता है 25, इसको नंबर दे दिया 2। दिख रहा है भाई दोनों 25 है, इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों का वैल्यू 25 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर ये वाले इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे ना, तो ये लिख दिया। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, और जैसे ही ये इक्वल आया तो आप क्या बोलेंगे, the sum of the square of the largest number is equal to the sum of the squares of the other two numbers. Therefore, 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. लिखेंगे कैसे देखो एक बार, ऐसे लिखेंगे 3, 5, 4 अगर सॉल्व करना है तो सबसे बड़ा नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर है 25, बाकी दोनों छोटे कौन है 3 और 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया तो आया 25। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिला कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब भी ये इक्वल आता है, रीजन लिखने का फ्रॉम 1 एंड 2, जब भी ये इक्वल आता है तो हमको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन उसने बोला था आइडेंटिफाई विथ रीजन, तो रीजन लिखने का इधर द स्क्वायर ऑफ, रीजन क्या है, ये जो इधर आया वही वर्ड्स में लिखना है बस। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ the squares of the other two numbers, squares of the other two numbers। ठीक है, इसीलिए 354 is a Pythagorean triplet। मैंने बहुत जगह देखा है रीजन नहीं दे रहे हैं लोग, ये रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं लिखा है तो भी रीजन लिखना चाहिए। तो ये आ जाएगा ये फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। कर लो फटाफट से कॉपी नोटबुक में, करो वीडियो पॉज, ऐसे मत सोचो इजी है बाद में लिख लूंगा, अब भी क्या भी करना। डन, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड वाला देखो 4, 9, 12, ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 12 कितना होता है 144। नहीं आता है तो यहाँ पे रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, 12 2 24, 12 1 12 प्लस 2 14, तो आ गया 144। लेकिन 30 तक के स्क्वायर्स तो याद कर लो, याद कर लोगे तो बहुत काम आने वाला है। 30 तक के एंड प्राइम नंबर्स के स्क्वायर्स जनरली बहुत यूज होते हैं, अगर हो सकता है तो याद कर लो। 30 तक तो 100% याद करना ही करना है। ओके, और मैंने स्क्वायर के ट्रिक्स पे वीडियो भी बनाया, अगर नहीं आता है स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर के ट्रिक्स वाला वीडियो देख लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर है 144, बाकी दो नंबर कौन से बचे, 12 गया, 4 और 9 बचे, तो उनका क्या करेंगे हम लोग, उनको ऐसे करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, एंड 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, दोनों को ऐड किया तो क्या आया 6 + 1 7, 8 + 1 9, 97। दिख रहा है, ये है अपना 1 और ये है 2, आया क्या इक्वल, इधर 144 आया इधर 97 आया। इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। दिख रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू 144 है, इसका वैल्यू 97 है, तो ये और ये इक्वल नहीं है। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्रॉम 1 एंड 2।
अब जब भी इक्वल नहीं होता इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, ये रफ में बताया, इसको लिखते वक्त थोड़ा शराफत से लिखेंगे, है ना। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इक्वल नहीं है इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इक्वल होता तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता। लिखेंगे कैसे देख लो एक बार, ऐसे आएगा, यार 12 स्क्वायर सबसे बड़ा है वो, फिर 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, बाकी दो नंबर का स्क्वायर का सम किया, 97 आया। इक्वल नहीं है तो देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, चाहिए तो इसका कलर भी रेड कर दो यहाँ पे आपको दिखे, इसलिए एग्जाम में तो आपको एक ही कलर में लिखना है। तो ये नॉट इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2। जैसे ही नॉट इक्वल तो मैं क्या लिखूंगा, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, दिख रहा है इक्वल टू के ऊपर लाइन है, ऐसे चौकड़ी है, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, दूसरे जो नंबर्स है दो उनके स्क्वायर के सम को वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये भाई जो तीनों की एक तीनों का ग्रुप दिया हुआ है ट्रिपलेट 4 9 12 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बस खत्म। यही सेम कॉन्सेप्ट यूज करके थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करना है। मुझे बताओ डिफिकल्टी कहाँ चेंज बढ़ेगी, कहाँ पे? जब नंबर बड़ा दे दिया तो स्क्वायर निकालने में प्रॉब्लम होगा, बाकी तो सेम ही है ना, बाकी कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है। और स्क्वायर निकालने का तो मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, देख लो एक बार, इजीली आप स्क्वायर कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से सेकंड वाला भी कॉपी कर लो। डन, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, 5 12 13। पहले रफ में चेक करते हैं। 5 12 13 में सबसे बड़ा है 13, तो हम लोग लिखेंगे 13 स्क्वायर होता है 13, 13 जार 169। ये नंबर यूज़ कर लिया। बाकी दो छोटे नंबर है 5 और 12, उनका क्या करेंगे हम लोग, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25, 12 स्क्वायर होता है 144। दोनों को ऐड करो, 5 + 4 9, 2 + 4 6, और यहाँ पे आ गया 1। ऐसे करता हूँ, देखो 5 + 4 9, 2 + 4 6, और यहाँ पे 0 है, 0 + 1 1। चाहिए तो रफ में कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 169 ये 169 दोनों इक्वल, मतलब क्या आएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये तीन की जोड़ी 5 12 13 ये लोग क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे आ जाएगा, हियर 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज ऑल्सो 25 + 144 विच इज 169। दोनों जगह 169 है, मतलब ये 13 स्क्वायर और 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल हो गए। जैसे ये लोग इक्वल हुए, मैं बोल सकता हूँ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। फटाफट बोल रहा हूँ लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे रीड करना है ये। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। देयरफॉर 5 12 13 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलो करो वीडियो पॉज और फटाफट से कॉपी करो। नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वाला देखो, 24 70 एंड 74, तीन नंबर्स हैं। अब ये तीन नंबर में सबसे बड़ा नंबर है 74, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है ना। 74 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अभी मैं यहाँ पे फटाफट से ट्रिक वाला जो मेथड है वो कर रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो देखना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, स्क्वायर कैलकुलेट करने बोला है ना। एंड 7 4 जार होता है 28, 28 इंटू 2 होता है 56। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 56 ऐसे, ऐड कर दूंगा, क्या मिला 6 6 + 1 7, 9 + 5 14, और ये आ गया 5 5 4 7 6। आप नॉर्मल मेथड यूज़ कर ही सकते हो 74 इंटू 74 करके, लेकिन ट्रिक मेथड यूज़ करना है तो ऐसे है ट्रिक मेथड। मैंने एक अलग वीडियो बनाया उसमें बताया ये ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है बाकी दो नंबर 24 और 70। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग उनका चेक करेंगे सम। तो 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। अब 24 स्क्वायर बहुत ईजी है, 576 होता है, 30 तक के तो स्क्वायर याद करने बोले हैं। और 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आएगा 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर आएगा 49, फिर 270 है ना, 70 इंटू 70, तो दोनों के दो जीरोस, ये दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 4900 + 500 5400 + 76, तो 5476। दिख रहा है दोनों इक्वल है। ये 5476 मतलब दिस इक्वल टू दिस। जैसे ही ये इक्वल आएगा हम बोल सकते हैं ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखा डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, स्क्वायर कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर आपको ट्रिक आता है तो
वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रिक नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 74 मल्टीप्लाइड बाय 74 रफ में करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन हर एक का कैलकुलेट करोगे तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए 30 तक के तो आने चाहिए। 24 का स्क्वायर सीधा 576 पता होना चाहिए। डन। इसको लिखेंगे कैसे, ये देख लो, 5476 आया, फिर ऐड किया तब भी 5476 आया, मतलब 74 स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर इक्वल है, तो ये क्या है भाई, ये वाला रीजन लिख देंगे, एंड इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। करो वीडियो पॉज और कॉपी करो फटाफट से। डन। अब ये फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ये खुद से करना है, सेम यही स्टेप्स यूज करके, इनफैक्ट ये इरेज कर करके सेम इस जगह पे लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन सेम, ठीक है। करो वीडियो पॉज और खुद से सॉल्व करो। ऐसे आया होगा सोल्यूशन, अभी भी नहीं किया तो वीडियो पॉज करके अभी भी एक बार सॉल्व कर लो। तो 27 का स्क्वायर होता है 729, आता है ना, 30 तक का स्क्वायर याद करना ही है, नहीं तो ट्रिक मेथड से कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 27 का स्क्वायर बोला है, 2 का स्क्वायर होता है 4 तो 04 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49, फिर 2 7 जार 14, 14 2 जार, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जार 14, 14 2 जार 28, तो यहाँ पे लिख दिया 28, ठीक है, फिर ये 9, 4 प्लस 8 12, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 0 तो ऐसे ही आएगा, तो 729, लेकिन 30 तक का तो आपको ऐसे ही आना चाहिए, तो 27 स्क्वायर कर लिया, फिर ये हो गया, बाकी दो नंबर ये है, 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 24 स्क्वायर 576, दोनों को ऐड किया 676, तो यहाँ पे ये 27 स्क्वायर 729 आ रहा है और ये 676 आ रहा है, मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। कैसे पता चला, 1 एंड 2 से, ये 2 थोड़ा नीचे लिख दो, तो बोल सकता हूं द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स, देयरफॉर 10, 24 and 27 is not a Pythagorean triplet. ओके, आ गया समझ में? चलो, जिन्होंने खुद से किया कमेंट्स मुझे जाके बताओ कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया, नहीं किया खुद से, नहीं आया, रॉन्ग हुआ तो टेंशन मत लो, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, कर लो कॉपी फटाफट से, लेकिन स्टेप सेम लिखने हैं, ये लिखना ज़रूरी है, ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फुल मार्क्स मिलते होंगे ना आपको पूरे मैथ्स 2 में, और आपने ऐसा नहीं लिखा होगा तो शायद आपका मार्क्स कट हो जाएगा। फुल मार्क्स नहीं मिल रहा है, 20-30 मिल रहा है, तो हो सकता है बोले कि ठीक है चल सॉल्व तो किया है, 2 मार्क का क्वेश्चन है 2 दे देते, लेकिन अगर आप टॉप करने का सोच रहे हो तो आपको ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखनी है, क्योंकि जो टॉप करता है, जिसके फुल मार्क्स आते हैं, टीचर कोशिश करती है कि अरे कहीं तो इसने सिली मिस्टेक किया होगा, कुछ तो नहीं लिखा होगा, इसके मार्क्स कहीं तो कट सकते हैं। डन। 6th वाला भी करना है खुद से ट्राई, इजी है वैसे तो, कर लो, चलो 6th वाला भी ट्राई कर लो, मैं सोल्यूशन दूंगा उसका। करो वीडियो पॉज, मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोगों ने ये वाला भी खुद से ट्राई नहीं किया, चलो 6th वाला तो ट्राई करना ही है सबको। ऐसे आया होगा सोल्यूशन, ये रफ में मैंने 61 स्क्वायर ट्रिक यूज़ करके कैलकुलेट किया है, 3721, इरेज कर रहा हूँ, ये आपको खुद से देखना है ट्रिक वाला वीडियो देख के, एंड 11 स्क्वायर देखो 61 आ गया, फिर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर आ रहा है 3721, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, जब भी इक्वल आता है हम बोलते हैं ये वाला पूरा रीजन, एंड कौन से नंबर है 11 60 61 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आया समझ में? बहुत ही ईजी स्टेप्स है ना इसके, बट ये रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में आइडेंटिफाई विद रीजन, नहीं लिखा है तो भी रीजन लिख देना वहाँ पे, टेक्स्ट बुक में रीजन दिया हुआ है, देखना है कंफर्म करने के लिए। चलो देख लो एक बार, मिला क्या? देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नीचे क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स था, मैंने बताया था ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीजन इतना सा है तो ही वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। ओके, तो रीजन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन दिया था ना 11 60 61, अभी जो आपने खुद से किया, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 नंबर्स, देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, मैंने आपको बताया था इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 61 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 60 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर लेने का, फिर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम लेने का, इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो, नंबर्स इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। ओके, तो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना ये 6th वाला भी हो गया, और इसी के साथ मैंने 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, ये 2 तो आपने खुद से ट्राई भी किए, आपने मतलब 10-20% बच्चों ने किए हैं, बाकी सब तो मस्त वीडियो पॉज किए बिना आगे बढ़ के सीधा कॉपी कर रहे हैं। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो ये वाला क्वेश्चन भी। डन।
सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, दोनों फिगर काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ घुमा दिया है। ये प्रॉपर्टी देख लेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल कंसिडर किए। पहले ये वाला एग्जाम्पल देख लो। पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो देखो पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है, और जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना ट्राइंगल पे, वहां से एक लाइन शुरू होना चाहिए, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर, देखो ये अपना हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर उसको परपेंडिकुलर बनाना चाहिए, तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो ये जो लाइन बनी ना परपेंडिकुलर, यहां से 90 डिग्री से शुरू होके हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर, तो उसको ये देखो नाम दे दिया है क्यू एम। तो ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये जो लाइन है क्यू एम, इसका स्क्वायर, ये वाले का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये कहां पे खत्म हो रही है, एम पे, किस पे, ये पी आर लाइन पे आ रही है, तो ये पी आर लाइन को एम पे डिवाइड करिए ना, तो उस पर क्या क्या दो टुकड़े बने, पी एम एंड एम आर ना। तो ये जो अपना क्यू एम स्क्वायर है, इसका वैल्यू आएगा पी एम इंटू एम आर। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पी एम इंटू एम आर। वैसे अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करूं, रोटेट किया उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें 90 डिग्री जो है उधर से एक लाइन शुरू किया और सामने हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है ना, तो देखो इसके दो टुकड़े हो गए, एसी के दो टुकड़े क्या हुए, ए डी एंड डी सी। तो ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ये जो लाइन है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, टुकड़े क्या हुए, ए डी एंड डी सी ना, इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। अभी सपोज मैंने ऐसा वाला फिगर बनाया, तो कमेंट्स में मुझे बताओ क्या आएगा। देखो ये 90 डिग्री है एंगल, एंड ये 90 डिग्री से एक लाइन शुरू हो रहा है और हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बना रहा है, तो एनपी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा मुझे कमेंट्स में बताओ। सेम प्रिंसिपल यूज करना है, ठीक है। कैसे होता है, 90 डिग्री से यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो लाइन है क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल टू, दो टुकड़े कौन से, पी एम इंटू एम आर। ये दो टुकड़े किसने बनाए, यही वाली लाइन ने बनाया ना, ठीक है। तो चलो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले कमेंट्स में मुझे बता दो वीडियो पॉज करके कि इसका क्या आएगा। चलो वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 2.17, ये वाला फिगर, एंगल एम एन पी इज 90। देखो यहाँ पे एम एन पी 90 डिग्री, मतलब ये वाला ट्राइंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। एन देखो 90 डिग्री है, वहां से एक लाइन शुरू हो रहा है और इस पे जा रहा है हाइपोटेन्यूज पे एन क्यू, और वो एम पी को परपेंडिकुलर है। दोनों कंडीशंस मीट हो गई, मतलब हम लोग थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। इसमें एम क्यू का वैल्यू दिया है, देखो एम क्यू इज 9, मतलब ये वाला पार्ट 9 है, फिर क्यू पी इज 4, क्यू पी ये वाला दिया है 4। पूछा क्या है, पूछा है एन क्यू, तो हमको यहाँ पे एन क्यू पूछा गया। बिना थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के आप लगा ही नहीं सकते, तो ये पहले रफ में सॉल्व करते क्या आएगा। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एन से शुरू हो रहा है, क्यू पे खत्म हो रहा है, एन क्यू स्क्वायर, और इसके दो टुकड़े क्या है, इसके दो टुकड़े हैं एम क्यू एंड क्यू पी, तो क्या आ जाएगा, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। फेयर में लेकिन सब लिखना पड़ेगा, गिवन, फाइंड, सोल्यूशन, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कितना इजी है। अब देखो एम क्यू कितना है, एम क्यू अपना है 9 और क्यू पी है अपना 4, तो इसकी जगह डाल दिया 9, इसकी जगह डाल दिया 4, एन क्यू स्क्वायर आ गया 9 4 36। अगर एन क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, एन क्यू निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ले सकते हैं ना। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये छतरी के साथ ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा एन क्यू, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। किसी को कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस 6 क्यों नहीं लिखा, अभी हमेशा स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे -6 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये एन क्यू का लेंथ है ना, किसी लाइन का लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एन क्यू इक्वल टू 6 यूनिट्स आ गया आंसर। तो इतना सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। रीजन क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फेयर में कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन का। चलो फेयर वाला देख लो। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं गिवन, फाइंड, सोल्यूशन ये सब लिखना ही पड़ेगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए मैथमेटिक्स में तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आने वाली है। हर एक चीज का रीजन लिखना, थ्योरम लिखना, क्या यूज किया है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइंड क्या करना है, ये एन क्यू, तो वो लिख दिया। सोल्यूशन क्या है, इन ट्राइंगल एम एन पी
एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री, क्वेश्चन दिया हुआ है देखो गिवन। फिर सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर सेगमेंट एम पी, ये भी गिवन है। जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आप कौन सा जादू यूज कर सकते हो? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है? ये लाइन एन से शुरू हो रही है ना, तो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। तो वो यहाँ पे लिख दिया, एम क्यू और क्यू पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एन क्यू स्क्वायर 36 आया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आता है, लेकिन खाली 6 आंसर लिखा फाइनल तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, यूनिट्स लिखना है। अगर सेंटीमीटर होता सेंटीमीटर लिखते, किलोमीटर होता किलोमीटर लिखते, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है इसलिए यूनिट्स लिख दिया खाली। ठीक है, तो ये है अपना पूरा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके देख लो और फटाफट से कॉपी करो। डन। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इन फिगर 2.18 एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री। क्यू पी आर 90 डिग्री है, मतलब ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये पी एम यहाँ पे है, क्यू आर यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है। फिगर में साइन नहीं दिया है पर हम लोग यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं 90 डिग्री, मतलब थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। एंड क्यू डैश एम डैश आर, क्यू डैश एम डैश आर का मतलब क्या होता है? मैंने 9th स्टैंडर्ड से आपको बताया है। इसका मतलब होता है कि तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन के ऊपर है। दिख रहा है? एक सिंगल लाइन पे क्यू एम आर, इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लाइन है ऐसी, उसके ऊपर क्यू है, एम है, आर है, तो यहाँ जो डैश है इसको रब कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब है इसका। ये क्यों है आपको पता चलेगा। अब उसने क्या किया यहाँ पे देखो, पी एम इक्वल टू 10, ये वाला लेंथ 10 दिया हुआ है, क्यू एम इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और आपको एम आर नहीं पूछा है, आपको क्यू आर पूछा है। क्यू आर मतलब ये पूरा, पर अगर आपने एम आर निकाल दिया तो क्यू आर क्या होगा? क्यू आर 8 प्लस ये होगा ना, ऐड करेंगे तो। क्यों ऐड कर सकते हो? बिकॉज क्यू एम और एम आर तो एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो अगर मुझे क्यू आर का वैल्यू निकालना है तो उसके दो टुकड़े जो है क्यू एम और एम आर, मैं उनको ऐड करूंगा तो मुझे पूरा टुकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। क्या आएगा देखो, पी एम स्क्वायर, पी से शुरू हो रहा है देखो, 90 डिग्री ट्राइंगल कहाँ पे बना रहा है? यहाँ पे। इधर मत कंफ्यूज होना, ये 90 है लेकिन यहाँ से लाइन शुरू नहीं हो रही। ठीक है, 90 में लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा है। तो क्या आएगा? पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? क्यू एम इंटू एम आर, क्योंकि एम पे काट रहा है ना उसको, इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये रफ में बता रहा हूँ मैं आपको। देयरफॉर क्या आ जाएगा? पी एम स्क्वायर है 10 स्क्वायर, क्यू एम कितना है 8, एम आर हमको नहीं पता, ये 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। ठीक है, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड होगा, और यहाँ क्या बचेगा? एम आर। करेक्ट। और ये 100/8 यहाँ पे सॉल्व कर लिया तो उसका आंसर आता है 12.5, तो हम लोग ने लिख दिया एम आर का वैल्यू है 12.5। ठीक है, अब ये 12.5 यूनिट्स वगैरह भी मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे एम आर का वैल्यू पूछा नहीं है उसने, मुझे क्यू आर पूछा है, लेकिन मुझे एम आर मिल गया कितना? एम आर मिल गया 12.5। अब मुझे बताओ, अगर ये 8 है और ये 12.5 है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम, यहाँ से लेके आया था, प्लस एम आर, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 8 प्लस 12.5 20.5 आ जाएगा, और वही पूछा गया। तो हमने यूज यही वाला प्रॉपर्टी किया, लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होगा क्योंकि एम आर पूछा नहीं है, क्यू आर पूछा है, तो एक और स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा। फेयर में बताऊं कैसे करेंगे? चलो देख लो एक बार। तो यहाँ पे पूरी कहानी शुरू करेंगे गिवन से। जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वो पूरा मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, गिवन में दिया हुआ है आपको। फिर फाइंड क्या पूछा है? क्यू आर, फिर सोल्यूशन। ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल है उसमें क्यू पी आर 90 डिग्री है, ये भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। एंड ये जो पी एम है ये इधर परपेंडिकुलर है क्यू आर को, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे ही ये दो चीज़ें ट्रू हुई मैं लगा सकता हूँ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलता है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? ये पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो पी एम स्क्वायर इज क्यू एम इंटू एम आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एम आर का वैल्यू आ गया 12.5, मुझे निकालना है क्यू आर, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। देखो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू से लेके एम प्लस एम से लेके आर। क्यों? बिकॉज क्यू एम आर तीनों एक ही लाइन पे पॉइंट है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे रीजन में क्यू डैश एम डैश आर लिख देने का। बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स आने वाले हैं और आपने ये रीजन नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कटेंगे इसके लिए, इसलिए लिखना ही है।
इससे समझ में आता है कि आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर क्यू एम ये ऐसे होते और आर अलग लाइन पे होता तो आप क्यू एम प्लस एम आर क्यू आर नहीं बोल सकते, क्योंकि क्यू आर तो इतना सा है देखो, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए आप इनको ऐड कर सकते हो। क्यू एम का वैल्यू 8 क्वेश्चन में दिया था, एम आर हमने 12.5 निकाला, दोनों को ऐड किया 20.5 आ गया, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 20.5। ओके, तो ये हो गया इसका पूरा सोल्यूशन। इजी है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था इधर, अभी एक एक्स्ट्रा स्टेप किया जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बस ये रीजन नहीं भूलना है। वीडियो पॉज करो और करो फटाफट से कॉपी। हो गया। तो हमने ये सेकंड और थर्ड कर लिया, दोनों ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है। आपके लिए सिर्फ लिख रहा हूं टाइप क्या है। अभी प्रॉब्लम सेट मैं भी सॉल्व नहीं करा था, लेकिन प्रॉब्लम सेट में इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो एक बार देख लो। मैं प्रॉब्लम सेट भी पूरा सॉल्व कराऊंगा वीडियो में, आपको खुद से नहीं सॉल्व करना, खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जो सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या क्या बेस्ड है देख लेते हैं। यहां पे देख लो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, ठीक है, 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप देखेंगे इधर देखो फिर से पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखा, तो ये भी 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ऐसे मत सोचो कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ये नहीं है, ये सिर्फ टाइप बता रहा हूँ कि ये टाइप का है, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये देख लो, ये ऐसे टाइप का ट्राइंगल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, एकदम ओरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिखेगा अल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेन्यूज, ये वाला फिगर आप बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया टेंशन मतलब मैं सॉल्व कराने वाला हूं। ये भी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, पीटी सिर्फ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। फिर आगे जाके देखेंगे तो सेकंड वाला भी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे फोर्थ वाला, ये भी पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। ओके, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, आपको आने चाहिए, नहीं आए तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर खुद से प्रैक्टिस करना है तो ये सारे क्वेश्चंस हमने 2.1 में किए हुए। बाकी जो है उसके लिए थोड़े और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे तो वो मत देखो, बट आज 2.1 जो हमने पार्ट किया, एक पार्ट हमने 2.1 का कर लिया, ऐसे शायद 3 पार्ट्स बनाने पड़े क्योंकि 2.1 में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है और 10 अच्छे क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा आराम से करेंगे 3-4 पार्ट में इसको। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रैक्टिस से 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करा दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम इतने ही डिटेल में हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रैक्टिस सेट, हर एक प्रॉब्लम सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग एग्जाम्स के पहले एग्जाम्पल है ना, सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो भी सॉल्व कर लेंगे। पूरे टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद वो हो गया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक तो पूरा खत्म करेंगे ही। ओके, कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।